अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का तफसीली फ़ैसला आ चुका है और इस तफसीली फ़ैसला आने के बाद बहुत से तज्ज़िये इसके ऊपर किए गए हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस की गई हैं। बहुत से लोगों ने यह कहा है कि इस फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म डिस्क्वालीफाई यानी नाअहल हो चुके हैं, जबकि कुछ कानूनदान ये कहते हैं कि नहीं, इसमें स्टेटस वही है जो पहले था, शॉर्ट ऑर्डर का था। अभी भी मामला स्पीकर के पास जाएगा एंड देन ऑफ कोर्स टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक पूरा लीगल प्रोसेस जो है वो अभी भी उसकी अहमियत उतनी है और वो मौजूद है अपनी जगह पर। अब सियासी तौर पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? क्या गिलानी साहब पर प्रेशर बढ़ गया है अपोजिशन की तरफ से? मियाँ साहब एक तरफ दंदना रहे हैं, इमरान खान साहब दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। क्या गिलानी साहब पर जो इम्प्रेशन है, जो प्रेशर है वो बढ़ गया है और वाकई उनको अब स्टेप डाउन कर देना चाहिए लीगली भी और मॉरली? इसके बारे में बात होगी नाज़रीन। और दूसरा ये कि गिलानी साहब अब एक सरकारी टूर पे हैं, इंग्लैंड गए हुए हैं। देखना ये है कि उनके खिलाफ जो एक अपोजिशन यहाँ बात करी है कि जो उन्हें नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान का इंप्रेशन बड़ा ख़राब हुआ है इसकी वजह से, इस पर भी बात होगी नाज़रीन ऑफ कोर्स। और इसके अलावा नाज़रीन प्रोग्राम में आगे चल के पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से बात होगी, खास तौर पर हिलरी क्लिंटन साहिबा की वो नई स्टेटमेंट्स जो अब सामने आई हैं, जो उन्होंने इंडिया में दी हैं कि ऐमन अल-ज़वारी शायद पाकिस्तान में है, और ये भी कि पाकिस्तान को अब दोबारा डू मोर करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा डिमांड थी जो रिपीटेडली पाकिस्तान के सामने रखी गई है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी रेजिस्टेंस आ रही है फ्रॉम द टॉप मिलिट्री लेवल। और कुछ जो मुल्क के फौजी अफसरान हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को शायद स्केप गोट बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज काफ़ी डिटेल एजेंडा है हमारे पास, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। सेठी साहब को मैं आपको बता देता हूँ, वो इस वक्त जर्मनी में है, बर्लिन में। सेठी साहब, ज़रा मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर, वो कहते हैं ना, किस मार पे गए हैं, किस शिकार पे हैं वहाँ पे? डोंट बी जेलस। मैं यहाँ आया हूँ, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, और तुम यकीन करो मेरे साथ दो साहब ऐसे हैं जो कि अगर पाकिस्तान में हो तो एक दूसरे के गले पड़े हों, और यहाँ वो जफियाँ डाल रहे हैं दूसरे किस्म के गले पड़े हुए। मेरे साथ अच्छा। एहसन इकबाल साहब हैं पीएमएल नून के, और अहमद जवाद साहब हैं पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और मैं सो कॉल्ड न्यूट्रल अंपायर के तौर पे मुझे बुलाया गया है कि यहाँ डिस्कशन की जाए जर्मन्स के साथ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कि पाकिस्तान के अगले इलेक्शंस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सी पार्टी क्या कहती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहले तो मेरा ये ख्याल था कि बड़ा मुश्किल काम है, ये एक दूसरे से लड़ेंगे और मुझे फिर दोनों की तनकीद करनी पड़ेगी। मगर ऐसे नहीं, यहाँ तो अच्छा खासा इत्तेफाक है मेजर इश्यूज के ऊपर, और बड़े मज़े आ रहे हैं। और हमें यहाँ बुलाया है डॉक्टर तलत महमूद साहब ने। और यहाँ एक दिलचस्प बात आपको और बताता चलूँ कि डॉक्टर तलत जो हैं बड़े यहाँ एक सीनियर एकेडमिक हैं, जर्मनी 25 साल से हैं, उनकी फैमिली भी यही है, बड़े एक हाई लेवल थिंक टैंक में होते हैं, उनकी बड़े तल्लुकात हैं यहाँ जर्मन फॉरेन ऑफिस के साथ और जर्मन थिंक टैंक्स के साथ, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, हमें बुलाया। और यहाँ क्योंकि उनके पास 2 PhDs हैं तो इसलिए वो उनका नाम लिखा जाता है डॉक्टर तलत महमूद। तो ये अच्छा। सूरत हाल है। अच्छा सही साहब, चले, आपको उन्होंने बुला लिया, हमें तो यहाँ पर वाकई किसी ने नहीं पूछा, आप अकेले अकेले, मुझे तो बताया भी नहीं आपने क्या बर्लिन आपने वो सिरा निकाला है जाके। बहरहाल सेठी साहब, आप गए हैं, पीछे से देखें यहाँ पर हमारा सियासी मैदान भी काफ़ी गर्म हो जाता है। आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत है उसका तफसीली फैसला आ गया है। आपने देखा होगा आज की अखबारें भरी हुई हैं तज्ज़ियात से, मुख्तलिफ एनालिसिस किए गए हैं। कहीं पर तो ये लिख दिया गया है कि फलाना फलाना जो पैराग्राफ था डिटेल जजमेंट का, उसमें कह दिया गया है, सब्सटैंशली बता दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ डिस्क्वालीफाइड। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ सेठी साहब कि आपने इसको ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी है, देखा भी है, यू हैव गॉन थ्रू द डिटेल्ड जजमेंट एज वेल। आपको क्या लगता है कि जो कोर इशू था उनकी नाअहली का, डिस्क्वालिफिकेशन का, वो रिजॉल्व हुआ है या अभी वो पेंडिंग है, वो अभी तक सवालिया निशान है वहां पर? मुनीब, मैंने तो सारी जजमेंट पढ़ी है, 70-80 सफ़े की जजमेंट है, मैंने गौर से पढ़ी है। और बात यह है कि ये जजमेंट से जो बंदा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है वो वही है जो शॉर्ट ऑर्डर से आप ड्रॉ कर सकते थे। मेरे कहने की बात यह है कि जो लोग पहले समझते थे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है अंडर सेक्शन 61 जी है ना जी, 63(1) जी, जो लोग समझते थे कि उसके तहत तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड है क्योंकि उसका जिक्र आ गया है, वो अभी वही कह रहे हैं जो मैंने अखबारें पढ़ी हैं इंटरनेट के ऊपर। और जो लोग कहते थे कि नहीं अभी भी वाज़ेह नहीं है, कुछ गुंजाइश है, वो मेरा ख्याल है अभी भी पोजीशन यही है। मैंने बड़े गौर से उनकी ज़ुबान पे पढ़ी है, और मेरा ख्याल है उन्होंने ये इशारा ये किया है कि क्योंकि
63(1)(g जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, इज पॉसिबल। जो लफ्ज इस्तेमाल किया है पॉसिबल, नॉट प्रोबेबल। अंग्रेजी का लफ्ज पॉसिबल का ये मतलब है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रोबेबल का ये मतलब है कि इम्कान ये है कि ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने लफ्ज लिखा है पॉसिबल अट्रैक्शन। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये गुंजाइश छोड़ दी है कि ये हमारा काम नहीं है कि डिस्क्वालीफाई करें किसी उस चार्ज के जो कि या उस आर्टिकल के जो कि चार्जशीट के अंदर नहीं था, मगर क्योंकि ये कंटेम्प्ट थी तो उनका ये ख्याल है कि वो आर्टिकल अट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, किसी को कहना पड़ेगा ये कि आप अप्लाई करें कि ये आर्टिकल के तहत ये जजमेंट सामने रख के क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है कि नहीं, तो फिर उसके ऊपर फैसला हो सकता है। मगर उन्होंने ऑटोमेटिक नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि अगर चाहे तो इसको चेक कर लीजिए आप। अब कौन करेगा, कैसे करेगा, यहाँ भी दो राय हो सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हिदायत करेगा और पूछेगा हम इनिशिएट करें इसके ऊपर एक्शन, खुद ही फैसला करें, या क्या हम स्पीकर को भेजें कि इसके ऊपर डिटर्मिनेशन दे कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है या नहीं, 63(1)(g अट्रैक्ट होता है कि नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक कदम पीछे रह गए, और मैं समझता हूँ ये बड़ी समझदारी से और विजडम के साथ ये जजमेंट है। और क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन करनी शुरू कर दे तो फिर और भी ज्यादा क्राइसिस बढ़ सकती है। तो ये जो उन्होंने गुंजाइश छोड़ दी है, इसका ये मतलब है कि कोई और इदारा जो है या कोई और शख्स एक एप्लीकेशन दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कहे जी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और उन्होंने हवाला भी दे दिया है कि ये पॉसिबल हो सकता है, तो आप फैसला करें ये है या ये नहीं है। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक फैसला करे और करके स्पीकर के पास भेजे, फिर स्पीकर ये फैसला करे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो डिटर्मिनेशन की है उसको फौरन आगे करना है या उसके ऊपर बैठना है। एक सूरत हाल तो ये हो सकती है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि कोई असेंबली में खड़ा होकर स्पीकर को कहे जी ये जजमेंट आई है, मैं आपसे जजमेंट लेना चाहता हूं इसके ऊपर कि क्या आप डिस्क्वालिफिकेशन होती है या नहीं। तो स्पीकर ये कह दे कि नहीं हो, तो अगर स्पीकर ये कह देता है नहीं होती तो फिर एक पिटीशन आ सकती है हाई कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग द स्पीकर्स रूलिंग या सुप्रीम कोर्ट पे। ये कानूनी चीजें हैं, मगर जो मेन सियासी पॉइंट जो है यहाँ वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मौका मिल गया है अपने आप को डिफेंड करने का और डिले करने का मैटर्स को। और एक और स्टेज आएगी अब डिटर्मिनेशन की, क्या वो इलेक्शन कमीशन की होगी, क्या वो होगी या क्या वो स्पीकर की होगी, जिसपे ये डिटर्मिनेशन होगी कि क्या 63(1)(g जो है वो पॉसिबल की बजाय एक्चुअली अप्लाई हो गया है या नहीं। क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहा है ना कि रिडिक्यूल तो हो गया है कोर्ट, ये लफ्ज आ गया है कि कोर्ट लाइकली बिल्कुल आ गया, वो सब्सटेंशियल डेट्रिमेंट भी बता दिया। ये नहीं कहा कि जी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी डिस्क्वालिफिकेशन, इट मे अट्रैक्ट। और इसकी वजह से ही उन्होंने पहले शॉर्ट जजमेंट में भी और अब भी ये कहा था कि इसकी वजह से, क्योंकि ये हो सकता है, ये नहीं कि ये है, हम उसकी जो पनिशमेंट है वो 30 सेकंड की करते हैं। तो मतलब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कट है, मगर क्या डिटर्मिनेशन है, नहीं। ये मेरा ख्याल है या इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी या किसी और अदालत को करनी पड़ेगी, सुपीरियर अदालत को या फिर स्पीकर को। और फिर एज यू नो जैसे ही उसको भी डिटर्मिनेशन होगी उसको फिर चैलेंज किया जाएगा। तो ये बात जो है ना इसको लंबा हो गया, इसीलिए पहले ये क्लियर नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर चैलेंज करेंगे इसको या नहीं करेंगे, उनके फायदे में है या नहीं फायदे में। अब आप सुना है कि कायरा साहब कहते हैं कि नहीं हम इसको चैलेंज करेंगे। तो अगर चैलेंज करेंगे तो फिर उसके बाद एक और डिटर्मिनेशन आएगी, फिर वो चैलेंज होगी, तो मतलब है ये लंबा इसको खींचेंगे। अच्छा सेठी साहब, अब ये बताइए कि चले मैं थोड़ा सा कानूनी तौर पर चले बात कर ली उस कोर इशू के हवाले से, सियासी तौर पर क्या गिलानी साहब के लिए इस डिटेल जजमेंट के बाद कुछ तब्दील हुआ है या सियासी तौर पे भी स्टेटस वही रहता है? देखिए आई मीन जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि गिलानी साहब की तो एटीट्यूड और पीपल्स पार्टी की तो एटीट्यूड वही है। थोड़ी सी रिलीफ उनको जरूर हुई होगी कि डिटेल जजमेंट में क्या आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो यहां से तो गिलानी साहब के लिए एक रिलीफ मिली उन्हें। और जो लोग पहले कह रहे थे कि ऑटोमेटिक है वो थोड़े से मायूस होंगे कि यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्लियर कट बात नहीं आई। तो इसलिए हालांकि लिखे पड़े जो मर्जी कि जी क्लियर कट है, मगर दिलों में ये सोचते होंगे कि काश क्लियर कट होती ताकि ये गुंजाइश ही ना रहती। और उस सिमिलरली गिलानी साहब तो जाहिर है वो तो यही सोच रहे होंगे कि मुझे गुंजाइश मिल गई और डिले करने की। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी तौर पे भी और जुडिशल तौर पे भी बड़ा वाइज फैसला किया है कि इसकी जो डिटर्मिनेशन है उसमें भी ड्यू प्रोसेस चाहिए। ये ना लगे कि कुछ ऐसे मामले उन्होंने अपने हाथ में ले लिए ड्यू प्रोसेस में उनको नहीं लेने चाहिए थे। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया और
जजमेंट है। अब और बात है कि गिलानी साहब को इसको यूज कर डिले मैटर्स या यूज करना चाहिए टू अगेन डिफाई द कोर्ट्स द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट्स जजमेंट और फिर कोर्ट के ऊपर बात जाए एंड सो ऑन। अच्छा सेठी साहब, मैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने सिंध में मौजूद थे, कल भी आज भी वहीं पर थे। उन्होंने गिलानी साहब के ट्रिप के हवाले से कुछ कहा था। यूके में है गिलानी साहब इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ ज़रा आप वो सुन लें क्लिप के क्या कहते हैं मियाँ साहब, तो उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, सुना है या आज के दिन आज यूसुफ गिलानी साहब बरतानिया जा रहे हैं, वहाँ उनको बरतानिया का वज़ीर आज़म मिलेगा। क्या उस क्या सोचेगा वज़ीर आज़म हमारे वज़ीर आज़म के बारे में कि ये तो वो बंदा है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, इसको तो अब तक रुखसत हो जाना चाहिए था, ये अभी तक इस मनसब पे फाइज है। क्या वो पाकिस्तान के बारे में इंप्रेशन देगा? सेठी साहब, आपने सुनी मियाँ साहब कह रहे हैं क्या इंप्रेशन मिलेगा पूरी दुनिया में, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या सोचेगा। देखिए जी, इनको तो इस मनसब पे नहीं फायद रहना चाहिए था, कन्विक्ट हो गए हैं, तो ये अभी तक इस पे बैठे हुए हैं मनसब पे और आ गए हैं यहाँ पर सरकारी दौरे पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये मियाँ साहब का क्रिटिसिज्म ठीक है? और ये है कि अखलाकी तौर पे तो मियाँ साहब सही कह रहे हैं, मगर रियासतें जो हैं वो अखलाक के ऊपर नहीं चलती। एज फार एज यूके इज कंसर्न, वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं हुई है कानूनी तौर पे। तो जब वो नहीं होंगे तो फिर और बात होगी। और इसी तरीके से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मेरा ख्याल है ये तो यूके वालों के बाद वो वापस आएंगे गिलानी साहब, और फिर वो जहाज पकड़ के शिकागो चले जाएंगे। ये 20-21 को शिकागो में वो यूएस और अफगानिस्तान का जो नेटो का जो मूड हो रहा है, मीटिंग हो रही है, मेरा ख्याल है गिलानी साहब का पूरा इरादा है कि उससे पहले जाने से पहले ये नेटो का सारा मसला हल किया जाए और उसके बाद वहाँ पहुँचा जाए और वहाँ शमूलियत की शामिल किया जाए अपने आप को उस नेगोशिएशन में। क्योंकि आपको पता है उससे पहले बॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ हम लोग नहीं गए थे। अब मेरा ख्याल है गिलानी साहब की यही कोशिश है कि डीसीसी मीटिंग का सहारा लेके और ये कहा जाए कि हमने अब फैसला कर लिया है, ये हमारी टर्म्स हैं और इन टर्म्स अमेरिका के साथ तल्लुकात बना रहे हैं और उधर से पहले अमेरिका के साथ बिहाइंड द सीन्स वो मुकमुका हो जाए, ये होगा, लफ्ज़ों की थोड़ी बहुत हेरा फेरी हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए कि फ़ौज और हुकूमत एक ही सफ़े पे है और फ़ौज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और हुकूमत जो है वो फ़ौज की राय के साथ ही आगे बढ़ रही है। ये करके और वो मेरा ख्याल है अब शिकागो की तैयारी करेंगे और शिकागो में जब जाएंगे तो उनको अगर डील के बाद तो मेरा ख्याल है उनका ठीक ठाक खैर मकदम होगा वहाँ। उनको बिल्कुल एज प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट तस्लीम किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि नेटो बड़ा कीन है कि ये मामला जो है ये अच्छे नतीजे पे निकले फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर ऐसे ही हुआ तो फिर तो वो बिल्कुल ठीक ठाक पूरा रेड कार्पेट मिलेगा गिलानी साहब को। अच्छा सेठी साहब, ये इसके ऊपर थोड़ा मैं आगे जाके भी हम बात करेंगे डिटेल में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इमरान खान साहब का सेठी साहब एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डिफरेंस देखेंगे क्या है। मियाँ साहब का एक अपना स्टांस है, पहले भी आप सुन चुके हैं। खान साहब ने अब ये डिटेल जजमेंट आने के बाद भी बात कही है, इसकी भी काफ़ी अहमियत मुझे लगती है। आप ये ज़रा सुने, फिर बात करते हैं। अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म को यूसुफ रज़ा को रिज़ाइन करना देना चाहिए था। हम उसको वज़ीर आज़म नहीं मानते, एक मुजरिम वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर तो अपील में वो बहाल हो जाता है फिर तो वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन जो मैंने फ़ैसला देखा है ये अपील तो करेंगे, टाइम गेन करेंगे, लेकिन अपील के अंदर कोई जवाज़ नहीं है इसका वज़ीर आज़म रहने का जो फ़ैसला आ गया है। इसलिए अपील के बाद इनको छोड़ना पड़ेगा, ये वैसे निकाला जाएगा ऑफिस से। हाँ जी सेठी साहब, आपने खान साहब को भी सुन लिया, मियाँ साहब का स्टांस भी अपनी जगह पर है। बहुत से जो नाकिदीन है वो ये कहते हैं कि शायद मियाँ साहब ये जंप्ड द गन के, वो उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को क्लिंग डाउन टू इट के लिए फौरी तौर पर रिजाइन करे, वेयर एज खान साहब जो है उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये किया है। याद होगा कि हफ्ता पहले बिल्कुल बरक्स थी। मियाँ साहब कह रहे थे कि जजमेंट का इंतजार कर लें और इमरान खान साहब कह रहे थे कि नहीं अब जजमेंट क्या होगी बात, रिजाइन करें, नहीं तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम सड़कों पे निकल आएंगे। और आज आपने देखा कि मियाँ साहब हार्ड लाइन ले रहे हैं, कह रहे हैं नहीं क्लियर है सारी बात, रिजाइन करें। और इमरान खान साहब थोड़े से सॉफ्ट पेडलिंग कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इखलाकी तौर पे, देखिए ये कोई बात तो नहीं ना, इखलाकी तौर पे तो मैं कह रहा हूँ, जो कि मेरी पोजीशन ये है कि भी क्लियर कि ये कानून क्या है या नहीं है, मगर इखलाकी तौर पे बड़ा क्लियर है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। तो इमरान खान साहब पहले कह रहे हैं इखलाकी तौर, फिर कहते हैं वो अपील तो करेंगे, इसका मतलब अपील का जवाब है, कानूनी तौर पे उन्हें अलाउड है अपील।
तो फिर अपील करेंगे तो टाइम गेन करेंगे। फिर साथ ही ये कहते हैं कि अपील तो खैर रिजेक्ट हो ही जाएगी बिकॉज बड़े वाज़ेह है जजमेंट। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की पोजीशन थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही मुझे कि एक तरफ उन्हें एहसास है कि अखलाकी तौर पे तो क्लियर है मगर लीगली उनके पास अभी स्पेस है, दूसरी तरफ वो मेरा ख्याल है बाद में फिर करके बाद फिर उधर ही आते हैं कि जी फाइनल फैसला जो है वो गिलानी साहब के खिलाफ ही आएगा। तो बात तो एक्चुअली सही है। मैं ये इमरान खान साहब की जो पोजीशन है इससे इत्तेफाक करता हूँ कि फाइनल फैसला जो है वो जब भी आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से आएगा और ये लोग वहां जाएंगे तो गिलानी साहब के खिलाफ ही आएगा, मगर अखलाकी तौर पे अभी उनको रिजाइन करना चाहिए। और मगर वो नहीं करेंगे जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि उनके ये पोजीशन है कि वो विक्टिमाइज हो रहे हैं और वो वन साइडेड है अकाउंटेबिलिटी, और इसलिए हम लड़ेंगे और हमें ये साजिश के तहत निकाल, मतलब ये ड्रामाबाजी हो रही है कैंप है। तो इसलिए ये मत तवक्को करें कि यहाँ अखलाक के ऊपर कुछ होगा, या पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और हर मोड़ पे ये जंग लड़ेंगे और फाइनली फिर वो स्टेज आनी पड़ेगी जहाँ सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कट ये डिटर्मिनेशन देनी पड़ेगी सारा घूम करके इलेक्शन कमीशन और शिकर के जी नहीं, डिस्क्वालीफाइड अंडर 63(1)(g। अच्छा सेठ साहब, मैं यहाँ ब्रेक का वक्त है, जब नाज़रीन से आएंगे तो इस हवाले से एक आधा सवाल अभी और है, मैं चाहता हूँ सेठी साहब से उसके हवाले से भी बात की जाए। जो स्टेटमेंट्स आई हैं हिलरी क्लिंटन की पाकिस्तान के हवाले से, इसका एक बड़ा ख़तरनाक रेफरेंस भी है कुछ साल पहले का, मैं चाहूँगा वो भी सेठी साहब से शेयर किया जाए, आपसे शेयर किया जाए, और फिर सेठी साहब उसके बारे में क्या कहते हैं वो जानेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी पास हुआ दोनों हाउसेस की तरफ से डीसीसी की मीटिंग के बाद। ज़ाहिरी तौर पे लगा कि कोई अहम डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन शायद कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो पर्दे के पीछे लिए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट है इस हवाले से नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि वो आप देखें और फिर आकर हम सेठी साहब से इसके ऊपर बात करते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात में कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, लेकिन इस बार की रात काफ़ी लंबी हो चुकी है। सलाला चेक पोस्ट वाक़े के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात पर नजरसानी का जो फैसला किया वो भी अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा। पार्लिमानी कमेटी ने सिफारिशात दे दी और दोनों ऐवानों ने बहसो तमीज़ के बाद एक करारदाद भी मंजूर कर ली, लेकिन काबीना की दिफाई कमेटी के इजलास के बावजूद सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी। उधर पाकिस्तान ड्रोन हमलों से मुताल्लिक अमेरिका को अपने वाज़े मौक़िफ़ से अगरचे आगाह करता रहा है, मगर अमेरिका अपनी इस पॉलिसी से पीछे हटने पर तैयार नहीं। हत्ता कि नेटो सप्लाई रोके जाने के बावजूद भी 10 से ज़ायद इस किस्म के ड्रोन हमले हो चुके हैं। शायद अमेरिका से पाकिस्तान की गुर्बत को बढ़ाने के लिए हमारे वज़ीर दिफा ने तो उसामा बिन लादेन वाक़े में पाकिस्तान के किरदार का जिक्र भी अब खुले आम कर ही दिया, लेकिन इसके बावजूद हिलरी क्लिंटन ने हिंदुस्तान में बैठकर अलकायदा के रहनुमा एमएल अज़वारी का ठिकाना पाकिस्तान करार देकर अमरीकी सोच को वाज़े कर दिया है। Zawahiri, who inherited the leadership from bin Laden, is somewhere we believe in Pakistan. साथ ही साथ डूमोर का मुतालबा एक बार फिर जड़ दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इन दोनों पार्टनर्स के ताल्लुकात में जो तलखी आ गई है वो किस अंजाम तक पहुंचेगी? क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? और क्या अमेरिका से सलाला वाक़े पर माफ़ी की जो उम्मीदें लगाई गई थी उनको खैर बात कह देना चाहिए? जी सेठी साहब, वी स्ट्रेट अवे गेट टू द क्वेश्चंस। अब आपको क्या लगता है सेठी साहब कि हम जॉइंट रेजोल्यूशन भी हो गया, डीसीसी की मीटिंग में होगी, कोई सामने वाज़े बात आवाम को पता नहीं चली, हमें पता नहीं चली, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई फैसले हो गए हैं कि किन टर्म्स के ऊपर दोबारा रिवाइवल होगा? मेरा ये ख्याल है कि जो डीसीसी की मीटिंग हुई थी ना कोई 10 दिन पहले उसमें कुछ फैसले तो हुए थे, और एक फैसला ये था कि चलें ड्राफ्ट बनाते हैं, किस तरीके से हमने ये अमेरिका के आगे ड्राफ्ट रखना है कि ये माने हमारी बात। और उस तरफ मेरा ख्याल है वो ड्राफ्ट शायद बन गया है या बन रहा है। मुझे मेरी चिड़िया ने ये नहीं मुझे खबर दी कि वो तैयार हो गया है या नहीं हुआ। चिड़िया ने जो खबर दी है कि गिलानी कर लिया हुआ है, और आर्मी चीफ की तरफ से भी ये फैसला हो गया है कि शिकागो हमें अटेंड करना चाहिए और ये नेटो की जो सप्लाई लाइन है इसको रिस्टोर करना चाहिए, और हस्बे मामूल अमेरिका के साथ तल्लकात जो हैं उनको रिस्टोर करना चाहिए। अब ये ड्रोन्स वाला मामला है और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं। ड्रोन्स वाला मेनली जो है वो ड्रोन्स वाला मामला है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो अपॉलॉजी है उसका मामला है
कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अमेरिका पहले तैयार था अपॉलॉजी देने के लिए। अब अमेरिका कहता है नहीं, मैं अपॉलॉजी नहीं, कोई और तरीके से मैं सॉरी करना चाहता हूँ। और ये लोग कहते हैं कि अच्छा, अगर आप हमें ड्रोन्स बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो कुछ इस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल कर ली जाए एग्रीमेंट में कि हमारी भी कुछ सॉवरेनिटी का आप ख्याल रखें कि अगर आप करेंगे तो हमारी इजाज़त से करेंगे या अप्रूवल लेंगे, या आप ऐसी स्ट्राइक नहीं करेंगे जहाँ के सिविलियन कैजुअल्टीज हों। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अब गौर हो रहा है, मगर नेटो सप्लाई लाइन रिस्टोर करनी करने का फैसला हो चुका है। और गिलानी साहब ने ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार किया हुआ है कि उन्होंने जाना है शिकागो। अब बात ये है कि ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, ये नेशनल है मुनीब, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को आउट ऑफ द गेम कर दिया जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अगर पहले पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तल्लुकात ठीक नहीं थी तो अब तो बिल्कुल रॉक बॉटम पे है। और ये जो प्रेसिडेंट ओबामा जो उठ के रातों रात वहाँ प्रेसिडेंट करज़ई के पास जाके उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर ली है और बिल्कुल अनाउंसमेंट किए बगैर, और अब आपने देखा वो एम्बेसडर मलन भी जो है, मलन कह रहा हूँ मंटर, एम्बेसडर मंटर भी जो है वो भी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका के पेंटागन और CIA ने प्रेसिडेंट ओबामा को कन्विंस कर लिया है कि आप देखिए, अगर पाकिस्तान साथ आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, हमने जो काम करना है, हमने जो अपनी पब्लिक के साथ, इलेक्टोरेट के साथ वादा किया है उसको पूरा करना है। हमने ट्रूप्स विड्रॉ करने हैं 2014 तक, उससे पहले हमने या तो अलकायदा के साथ लड़ाई करके उनको जितना ख़त्म हो सकता है करना है, और तालिबान को, नहीं तो फिर लड़ाई करके इनको टेबल पे लेके आना है। और हमारा मसला ये है कि अगर ये टेबल पे आना है तो हम चाहते हैं हम भी साथ आएँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये एंड गेम के जरिए बड़ा ज़रूरी है कि हम गेम के अंदर रहें, और इस वक्त हमने अपने आप को गेम से आउट किया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे आप देखिएगा कि प्रोग्रेस ज़रूर होगी। और अगर यही हुआ कि जी ये बड़ा ख़तरनाक है, हमारा भी इलेक्शन ईयर है, हम कैसे ये एग्री करते हैं, तो और हम तो नहीं कर रिस्टोर कर सकते, तो फिर आगे बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने ड्रोन ख़त्म नहीं करने, और आपके पास इतनी जुर्रत, हिम्मत और लेरी और ऑटोनॉमी नहीं है कि आप PAF को कहें कि अमेरिका की एक ड्रोन को गिरा दे। नहीं, वो तो दैट वुड बी बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको अब आपने देखा, अखबारें अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो जिसे कहते हैं ना, जो कि नेशनल स्ट्रेटेजिक राइटर्स हैं, जो कि पहले बड़ी हार्ड लाइन कह रहे थे, जो कि फौज के करीब भी हैं, कुछ रिटायर्ड जर्नल या रिटायर्ड एयर मार्शल्स वगैरह, या कॉमोडोर्स वगैरह, वो भी अब कह रहे हैं कि कोई प्रैग्मेटिक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रैग्मेटिक कोई रास्ता निकाला जाए, हमें अपने आप को गेम में से आउट नहीं करना है। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मेरी चिड़िया यही कह रही है कि आगे देखिएगा कि ये क्या होने जा रहा है। और वो याद है आपको कि कायरा साहब ने कहा था कि सवाल नहीं होता कि ड्रोन्स होंगे। मेरा ख्याल है आपने देखा कि बातें अभी चल ही रही हैं, अभी माफी भी नहीं अमेरिका ने मांगी, तो 2 ड्रोन स्ट्राइक्स तो पिछले हाल ही में दो ड्रोन स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। और क्या किया आपने? सेठी साहब किया। हाँ, सेठी साहब 11 ड्रोन स्ट्राइक्स हो चुके हैं सलाला हमले के बाद अब तक। मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले 10 दिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 तो उस वक्त से हो चुके हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सेठी साहब, अब ये एक तरफ ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, इस तरह के मामलात हैं। अहमद मुख्तार साहब ने यह भी इशारा दिया है कि अगर आप रिवाइव नहीं करते, रिस्टोर नहीं करते नेटो सप्लाई को, तो कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जिनको आप तोड़ेंगे, हेंस ये कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सैंक्शंस। इसकी क्या अहमियत आप समझते हैं कि ये इज इट अ थ्रेट, ये है वाकई पाकिस्तान के ऊपर, या वैसे उन्होंने बात नहीं? मेरा ख्याल है ये हुकूमत ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है, आपको तैयार कर रही है, पब्लिक को तैयार कर रही है। अगर हमने अमेरिका के साथ लड़ाई झगड़ा इस लेवल पे ले लिया जिस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट है, तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का बहुत नुकसान हो सकता है। और ये फिर वो डरावा है कि जी सैंक्शंस भी लग सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मगर एक्चुअली सैंक्शंस की तो अभी बात नहीं है। मगर जो बात जरूर हो रही है वो ये है कि अमेरिकन कांग्रेस में लोगों ने ये बिल पास शुरू कर दिए फ्लोट करने कि जी पाकिस्तान को कहा जाए कि अगर पाकिस्तान नेटो सप्लाई लाइंस रिस्टोर नहीं करता, ये हाउस की जो आर्म फोर्सेस कमेटी है उन्होंने ये उन्होंने अपनी कमेटी के अंदर ये बात छेड़ दी है कि अगर नेटो सप्लाईज रिस्टोर नहीं होती तो पाकिस्तान की सारी एड, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एंड कोalition सपोर्ट फंड और फलाना ढिंगड़ा ये सब कुछ बंद कर दिया जाए। तो ये एक किस्म के सैंक्शन ही है ना, हालांकि सैंक्शन किया हुआ पहले, कैरी लूगर भी सैंक्शन है, कोalition सपोर्ट फंड भी सैंक्शन है, और भी बहुत चीजें सैंक्शन है। तो वो अब इस किस्म की धमकियां आनी शुरू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अमेरिका
और ये इलेक्शन ईयर है उनके लिए, और वो भी बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकते कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो डिरेल हो जाए पाकिस्तान की वजह से। तो ये दोनों को अब, और दोनों मैं समझता हूँ तैयार हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए। दो चीजों के ऊपर मसला बन रहा है इस वक्त। एक, अमेरिका अपॉलॉजी जो है वो उसके ऊपर वो अपने लफ्ज देख रहे हैं कि किस किस्म के लफ्ज वो कर सकते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान कंसेशन दे सकता है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड कंसेशन दे सकता है और कैसे देगा, और फिर यहाँ क्या रिएक्शन होगा। और यहाँ मैं समझता हूँ जो भी रिएक्शन होगा, दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। एक वो कि जो मीडिया के अंदर या दिफा काउंसिल वाले जो हैं वो शोर शराबा और इमरान खान साहब, और दूसरे वो जो मॉडरेट लोग हैं जो समझते हैं प्रैग्मेटिक कोर्स होना चाहिए और इतना भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए कि सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाए। PMLN वाले लोग हैं और लोग हैं। मैं समझता हूँ फौज को बिल्कुल सामने आके और जो अपने हमायती हैं सिविल सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम देना पड़ेगा कि ये हमारी अप्रूवल से हो रहा है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और आप मेहरबानी करके छोटी मोटी लफ्जी वाली कार्रवाई जरूर कर लीजिए, मगर किसी किस्म की मेजर डिस्ट्रप्शन का बिल्कुल मत सोचिएगा। और आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है। आई नो सेठी साहब, अच्छा इसके हवाले से अभी नाज़रीन हमने बात करनी है। हिलरी क्लिंटन के अहम जो बयानात हैं पिछले कुछ दिनों में आए, उनके हवाले से बात करनी है, उनकी क्या अहमियत है और यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सेठी साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है, अब ये हिलरी क्लिंटन साहिबा मौजूद थी इंडिया के अंदर, दो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। एक जो पहली है उसकी बड़ी अहमियत है और वो थोड़ा मुझे अलार्म इसलिए करती है कि आपको याद होगा जुलाई 2010 में वो काबुल में मौजूद थी। उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में कहीं मौजूद है। अब वो ये कह रही है कि जिसने उसामा बिन लादेन से इनहेरिट की है सारी लीडरशिप, वो भी पाकिस्तान में कहीं मौजूद है। आपको इसकी कितनी अहमियत लगती है? थोड़ी सी बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कोई गालबन अगस्त का शायद महीना था या जुलाई था, 2010 की बात है कि ये लाहौर शहर के अंदर वो एक वॉरेन वाइनस्टाइन साहब थे, अमेरिकन एड कंसल्टेंट, वो किडनैप हो गए थे और पता नहीं चल रहा था कि कौन ले गया इनको। और एक साल के बाद गालबन दिसंबर पिछले साल एमन अल जवारी साहब ने उसकी क्रेडिट ले ली थी। ऑफिशियली एक वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि हमने अलकायदा ने इनको किडनैप किया है, क्योंकि हम समझते हैं क्योंकि ये तालिबान उठा के गुआंतानामो ले जाते हैं, इधर अपने बागराम प्रिजन में ले जाते हैं इधर उधर, तो हम भी हॉस्टेजेस अब अमेरिकन इकट्ठे कर उसी वक्त रिलीज करेंगे जब आप हमारे प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे जिनको आपने किडनैप किया। तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी, तो अब बात यह है कि क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी इसकी, तो ये वो जिसे कहते हैं ना कि वो गन साइट्स के अंदर अमेरिकनों की आ गए हैं। और उसके बाद दूसरी बात भी तो अब ये पता चल चुकी है कि उसामा बिन लादेन के बाद जो लीडरशिप ऑफ अलकायदा जो है वो जवाहिरी साहब के पास है। तो ये बातें वाजे हैं, तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि उनका टारगेटिंग जो है अब जवाहिरी की तरफ होगी। मगर जो खतरनाक बात ये है जो से आप कि उसामा बिन लादेन के बारे में भी जब हिलरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान पहले दौरे पे, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था, मुझे याद है एक मीटिंग हुई थी लाहौर में जिसमें हम 3-4 सहाफ़ी थे और उधर से हिलरी क्लिंटन साहिबा थी, और हमने ये पूछा कि आप कैसे कह सकती हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ है। तो उसने कुछ बात तो डिप्लोमेटिक की, मगर बड़ा क्लियर था, उसने कहा और कहाँ हो सकता है, और ये हो नहीं सकता कि आप लोगों को या आप लोगों में किसी लोग को पता ना हो। तो उन्होंने बात कर भी दी और नहीं भी की, मगर ये वाज़ेह था कि वो यही समझते हैं कि कहीं पाकिस्तान में है। अब ये जो उन्होंने कहा है ज़वाहिरी का, ये भी बड़ा क्लियर कट है कि वो यही समझते हैं यहाँ है और वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि कल को अगर फिर वो या ड्रोन तो चलो फिर बचाव हो जाए अगर वो ड्रोन के जरिए कुछ कर ले, मगर अगर उन्होंने कोई यूनिलैटरल एक्शन कर लिया, हाँ वो वजीरिस्तान में भी हो और वहाँ हेलीकॉप्टर आए और वो भी तो आपकी सरजमीन है, वहाँ उन्होंने ऐसी कुछ चीज कर दी तो फिर यहाँ शोर पड़ जाएगा और ये नेटो सप्लाई लाइन वगैरह वगैरह ये सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी है और ये भी है कि वो इसके पीछे जरूर पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम बयान है ये। अच्छा सेठी साहब, एक और बात के अब जिस तरह से अब ये एक और बात में बयान आया जी उन्हीं उधर से इंडिया से ही कि शायद अब यह मुझे बताएं इसकी क्या अहमियत है कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर। ये ऑल्दो एक बड़ा टिपिकल बयान है अमेरिकन की तरफ से आता है, क्या हिंदुस्तान में मौजूद होना हिलरी क्लिंटन का ये अहमियत था कि वो जो शी वाज प्लेइंग इट टू द डोमेस्टिक गैलरी के तरह इंडियंस को खुश कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के, या डू दे एक्चुअली मीन इट? नहीं, देखिए जब भी ये कोई सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल जाता है ना इंडिया,
तो वहाँ वो हफीज हाफिज साहब की बात जरूर होती है, और लश्कर तैयबा की बात होती है, जैश मोहम्मद की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है। वो एक किस्म का मंत्रा है जो कि अमेरिकनों को वहाँ इंडिया जाके करना पड़ता है। और इस वक्त वो सिचुएशन है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के आगे मिन्नत कर रहा है कि आप मेहरबानी करके ईरान से तेल जो है वो इंपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश है ईरान को घेरें। अब इंडिया जो है वो पूरी बात नहीं मान रहा। हम तो ईरान से जो ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मगर इंडिया बहुत बड़ी पैमाने पे इंडिया जो है इंपोर्ट करता है ईरान से ऑयल। तो इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि बाकी जैसे मुल्कों के ऊपर प्रेशर है कि अब 6 महीने आपको दिए गए हैं, इसके अंदर अंदर आप अपनी ईरान के साथ जो तल्लुकात हैं तजारती उनको बंद करें। यूरोप के ऊपर भी ये प्रेशर है और इंडिया के ऊपर भी है। तो वो इंडिया से कुछ लेने गई और अगर लेने गई थी तो कुछ देना तो था ना। तो वो फिर ये आ जाता है लश्कर तैयबा और टेररिज्म और ये बातें आ जाती हैं डू मोर की, जो कि इंडिया को खुश करने के लिए। अच्छा सेठी साहब, एक और बात ये कि अब जैसे कॉप्स कमांडर पेशावर है, उनका स्टेटमेंट आज आया हुआ है, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर है, आपने भी पढ़ा होगा, और वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जा रहा है। एक दफ़ा फिर अमेरिकन बुरी तरह हारे हैं वहाँ पर, दे हैव नॉट बीन एबल टू कटेल दी इंसर्जेंसी इन अफगानिस्तान। तो वो पाकिस्तान को फिर ब्लेम करते रहते हैं कि जी आपकी तरफ ये हो रहा है, आपकी तरफ ये हो रहा है। सो डू यू एग्री टू दैट? ये बड़ा दिलचस्प बयान है। इसके दो पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नाकामयाबी है उसका जो वजन है या बोझ है, वो में यही कहते हैं कि हमारे पे बड़ा बोझ है बिकॉज पाकिस्तान तावन नहीं कर रहा। और इस लिहाज से वो सही कह रहे हैं को कमांडर साहब कि ये हमें स्केपगोट बना रहे हैं, मतलब है कि अपनी नाअहली और हमारे पे डाल रहे हैं। यहां तक तो बात ठीक है, मगर इसके आगे अमेरिका जेन्युइनली कन्विंस्ड है, अमेरिकन थिंक टैंकर्स जेन्युइनली कन्विंस्ड है, अमेरिकन एकेडमिक्स, अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन मीडिया जेन्युइनली कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान उनके लिए मुश्किलात की बायस बना हुआ है। पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा। और यहाँ तक आपको याद होगा एडमिरल मलन ने जब वो रिटायर करने जा रहे थे तो यहाँ तक कहा था कि हक्कानी नेटवर्क है, इसको तो पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये तो बाजू है ISI का। तो एक तरफ हम सच है जब हम कहते हैं हमें स्केपगोट बनाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ हकीकत यही है कि हम भी उनकी रास्ते में रुकावट बने हुए। अब क्यों रुकावट बने हुए वो और बात है, मगर रुकावट जरूर बने। और वो आधी स्केपगोट वाली बात भी सही है और आधी बात ये भी है कि हम उनके लिए रुकावट बने हुए हैं, हम उनको नाकाम कर रहे हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इसलिए तो हम चाहते हैं हमारी स्ट्रैटेजी जो है, हमारी जो नजरिया है उसको भी तो सामने रखा जाए, उसको भी तो अकोमोडेट किया जाए, जो कि अब तक वो बड़ी। तो ये गेम चल रही है, स्केपगोटिंग भी हो रही है और एक हद तक, और दूसरी हद तक जस्टिफाइड भी है उनका ये कहना कि हम रुकावट बने हुए हैं। अच्छा सेठी साहब, अब क्योंकि हम थोड़ा प्रोग्राम के बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट खबर जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया कि कैमरॉन मंटर शायद समझ में चले जाएंगे पाकिस्तान से, अपनी असाइनमेंट उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो प्रॉब्ली एक्सटेंशन भी नहीं ले रहे, ऑल्दो ही कैन टेक 1 ईयर एक्सटेंशन, लेकिन नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है कि डिप्लोमेटिकली ये एक लॉस है पाकिस्तान के लिए, या इट हार्डली मैटर्स कि कैमरॉन मंटर साहब चले जाएं, कोई और आ जाए? नहीं, देखिए पहली तो ये है कि देखना ये है कि क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि पेंटागन और CIA, और जाहिर है अगर पेंटागन और CIA एक तरफ है तो स्टेट डिपार्टमेंट ना इधर की ना उधर की। तो कैमरॉन मंटर की जो तजवीज़ें हैं, जो एडवाइस है इस्लामाबाद से जो वो देते हैं, वो नहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही। गालबन कैमरन मंटर साहब का ये काम, वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ हालात बड़े बुरे हैं, मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये ड्रोन्स वाला जो मामला है, यहाँ एक रिएक्शन है, एक एंटी अमेरिकनिज्म है। आप मेहरबानी करके पाकिस्तान की बात तो सुने। तो जो है इसको इतना आप बेदर्दी के साथ और एरोगेंस के साथ आप मत इस्तेमाल करें। और ये पाकिस्तान का एक नजरिया है, ये इसमें वजन है। ये मंटर साहब स्टेट डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि आप आगे पेंटागन को कहें और CIA को कहें, मगर वो स्टेट डिपार्टमेंट और हिलरी क्लिंटन इतने तकड़े नहीं है कि वो आगे पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट को कहें और फिर व्हाइट हाउस में जाके ये बात चले। तो इसलिए मेरा ख्याल है, मंटर साहब का ये ख्याल है कि यार मैं नाकाम हो गया हूँ, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मैं ऑन द स्पॉट हूँ, मेरी जो बातें हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुझे जो हकीकत है, हालात अंदर क्या मूड है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो मेरी बात को वजन तो मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी नहीं रहा, क्योंकि आप डायरेक्ट बात करते हैं जर्नलों के साथ भी और हुकूमत के साथ भी, और मैं तो पोस्ट ऑफिस भी नहीं रहा, कोई मेरी अहमियत ही कोई नहीं है। ऊपर से आप मेरी बात भी नहीं सुनते जब मैं आपको फीडबैक भेजता हूँ यहाँ से कि ये करें, ये ना करें, ये पाकिस्तान का बात सही है, ये गलत है, तो मेरी फिर फायदा क्या? और तो मुझे जाने दें मेहरबानी करके, मैं थक गया हूँ।
और यहाँ मुझे गाली पड़ती है और वहाँ मेरी बात नहीं सुनी जाती। तो मुझे जाने दें, मैं जाके एकेडमिक्स में जाके वहाँ जाके कोई पढ़ाई लिखाई करूँ और सारी कहानी ये लिखूंगी ये हुआ क्या है। अच्छा सेठी साहब, अब आपको क्या लगता है कि अगर लेट्स से कैमरॉन मंटर जाते हैं, कोई बड़ा ऐसा कोई एम्बेसडर आ जाता है जो बड़ा हॉकिश है और बड़ा वो स्ट्रिक्ट होता है या सख्त हो, तो क्या अमेरिकन इस तरह का कोई एम्बेसडर अब चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर? कुछ नाम भी चल रहे हैं कि प्रॉब्ली एक ना एक एम्बेसडर होगा जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से शायद यहाँ आ जाएगा। आपको क्या लगता है किस टाइप का एम्बेसडर अमेरिकन क्या सोच रहे हैं? दिस इज द इलेक्शन ईयर। देखिए, ये तो एम्बेसडर जो सिलेक्ट करेगा वो पेंटागन CIA मिलकर करेंगे और प्रेसिडेंट ओबामा को कहेंगे ये हमारी एंड गेम स्ट्रेटजी है, आपकी सियासी स्ट्रेटजी है, हमारी मिलिट्री एंड गेम स्ट्रेटजी है, हमें ये बंदा चाहिए जो हमारी बात सुने। और वो ये जो अफगानिस्तान वाले साहब हैं, ही इज अ सीनियर अफसर देयर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वहाँ उनके एडवाइजर हैं, ही इज नॉट बट उनको तब्दील किया जा रहा है। वो आ रहे हैं पाकिस्तान और वो बिल्कुल इत्तेफाक कर पॉलिसी के साथ और कि जी ड्रोन्स लगने चाहिए वजीरिस्तान की, हमें ये लड़ाई करनी चाहिए, इनको वहां से फ्लश आउट करना चाहिए, तालिबान को वजीरिस्तान से अफगानिस्तान आना चाहिए ताकि हम इनके साथ जब तक लड़ेंगे नहीं उस वक्त तक ये बात नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी जो है, ये मंटर साहब की पॉलिसी जो थी, जो समझाने की कोशिश थी, वो नहीं होगी। अब जो एम्बेसडर आएगा वो हार्ड लाइन होगी और वो बिल्कुल मैसेंजर भी होगा और यहाँ से जो रिपोर्टें भी होंगी वो यही होंगी कि और पाकिस्तान को कैसे टाइट किया जाए। अच्छा सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो डेवलपमेंट है पिछले 2-3 दिनों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब के तौहीन अदालत के फैसले के हवाले से भी डिटेल डिसीजन था, पर भी एक डिस्कशन हमने सेठी साहब से की। US पाक के हवाले से जो हिलरी क्लिंटन साहिबा ने स्टेटमेंट्स दी हैं उनकी क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है और आगे क्या हो सकता है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, उसके हवाले से बात हुई। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।